हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है शिनिची कुडो द काइटो मर्डर केस। ये एक जापानीज डिटेक्टिव मिस्ट्री मूवी है और इसमें एक डिटेक्टिव दो अलग अलग मर्डर केस सॉल्व करता है और इन दोनों मर्डर केसेस में विक्टिम को मारने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक निंजा वॉरियर फिल्म की शूटिंग दिखाई जाती है। वहीं इस शूटिंग के दौरान उस जगह पर काजुआ नाम की एक लड़की होती है जो इस फिल्म का हिस्सा थी। इधर काजुआ टेक्स्ट करके उसके स्कूल की बेस्ट फ्रेंड रैन चैन को भी इस फिल्म की शूटिंग में इनवाइट करती है। वहीं दूसरी तरफ जब ये मैसेज रैन को रिसीव होता है तो वो काफी एक्साइटेड हो जाती है फिल्म स्टूडियो देखने के लिए। इधर रैन के साथ उसका बॉयफ्रेंड और डिटेक्टिव शिनिची कुडो भी था। रैन शिनिची से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ फिल्म स्टूडियो देखने चले, पर शिनिची फिल्मों जैसी चीजों पर इंटरेस्टेड नहीं होता, इसलिए वो मना कर देता है। यहाँ रास्ते में अचानक से कुछ गर्ल्स शिनिची को देखकर आ जाती हैं और वो शिनिची से हाथ मिलाने को कहती हैं, लेकिन शिनिची उन्हें ये कहकर वापस भेज देता है कि वो उनसे किसी और दिन हाथ मिलाएगा। अब ये देखकर रैन शिनिची को ताना मारने लगती है और कहती है कि आखिर तुम फिल्मों में क्यों इंटरेस्टेड होगे, तुम्हारा अटेंशन तो ये सब है। तो ये सुनकर शिनिची रैन के साथ शूटिंग साइट में चलने को मान जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अब हमें प्लेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रैन और शिनिची होते हैं। इधर जब अचानक से एयर होस्टेस वॉशरूम का डोर खोलती है तो वो काफी ज्यादा शॉक रह जाती है। शिनिची एयर होस्टेस से पूछता है कि क्या हुआ, तब वो अंदर की तरफ इशारा करती है और इधर हम एक इंसान को टॉयलेट सीट में देख पाते हैं। शिनिची इस आदमी को चेक करके बताता है कि ये मर चुका है और इसे मारने के लिए किलर ने आइस पिक जितनी पतली और नुकीली चीज का यूज किया है और इस चीज का निशान साफ साफ विक्टिम की गर्दन में दिख रहा है। असल में इस आदमी का मर्डर दम घुटने की वजह से हुआ है। दरअसल जब कोई इंसान की स्पाइनल कॉर्ड पर हमला करता है तो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करना बंद कर देता है। किलर ने भी इस आदमी के साथ यही किया और एंड में ये आदमी दम घुटने के कारण बगैर कोई आवाज के मरा। अब शिनिची कुडो के इतना कहते ही वहाँ पर दो पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर और रैन आ जाती हैं। यहाँ तकागी नाम का एक ऑफिसर शिनिची से पूछता है कि तुम कौन हो, तो शिनिची उसे बताता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ। ऐसा कहकर वो विक्टिम के पास की चीजों को देखने लगता है। शिनिची को उस आदमी के पासपोर्ट से पता चलता है कि वो आदमी एक फोटोग्राफर था और उसका नाम ओटाकू था। इधर डिटेक्टिव शिनिची को याद आता है कि इस आदमी को आग के बीच फायरप्लेस में एक बच्ची का फोटो क्लिक करने पर अवार्ड मिला था। तो डिटेक्टिव की ये सारी बात सुनकर लेडी ऑफिसर कहती है, क्या तुम विक्टिम के पास से हट सकते हो? ऐसा कहकर वो दोनों ऑफिसर्स उसे वहाँ से दूर कर देती हैं। पर शिनिची अपनी बात जारी रखते हुए बताता है कि इस क्राइम सीन में बस 3 चीजें बिल्कुल पजल की तरह है। नंबर 1, विक्टिम जहां मरा था उसकी दीवार में ब्लड के दाग लगे हुए हैं, जबकि विक्टिम के कोट में उस ब्लड का एक छोटा सा भी छींटा भी नहीं था। नंबर 2, विक्टिम के गर्दन के पीछे एक और चोट का निशान है जो थोड़ा हल्का है। और नंबर 3, विक्टिम की लेफ्ट साइड की पॉकेट बिल्कुल गीली है। तो शिनिची के इतना कहने पर तकागी उसे इस सब से दूर रहने को कहता है और तभी लेडी ऑफिसर कहती है कि हमें किलर को ढूंढने के लिए सभी से छानबीन करनी पड़ेगी। तो इस पर शिनिची कहता है, नहीं, हमें सिर्फ 4 लोगों से सवाल जवाब करने होंगे जिसके बाद किलर पकड़ा जाएगा। तो लेडी ऑफिसर कहती है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? फिर शिनिची बताता है कि मेरी सीट वॉशरूम से बस 2 लाइन की दूरी पर थी और जहां तक कि मुझे याद है मर्डर होने के आसपास के समय पर मेरे पीछे वाले पैसेंजर्स बिल्कुल भी वॉशरूम नहीं गए थे। वहीं मेरे सामने वाले 4 पैसेंजर्स को मैंने वहां जाते हुए देखा था। तो ये सुन रैन कहती है, पर तुम उस वक्त क्या कर रहे थे? तो शिनिची पीछे मुड़कर खुद से कहता है कि मैं बस तुम्हें सोते हुए देख रहा था और तुम्हारी वजह से मैं शांति से सो भी नहीं पाया। आगे शिनिची उन 4 सस्पेक्ट के पास जाता है जिन्हें उसने वॉशरूम के पास जाता देखा था। फिर ये सभी उन चारों को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले चलते हैं। इधर उन्हीं सस्पेक्ट में से एक लेडी ओटाकू की बॉडी देखकर रोने लगती है। दरअसल वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। अब यहाँ एक और आदमी आ जाता है जो उनके सस्पेक्ट लिस्ट में नहीं था,
पर वो बताता है कि वो उन चारों सस्पेक्ट के साथ ही ट्रैवल कर रहा है और वे सभी फोटोग्राफर्स हैं। इधर सबसे पहले सस्पेक्ट का नाम वांग था और वो बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा था। वहीं सैरा, रॉन और सुगुमी ये तीनों फोटोग्राफर थे और इन्हीं तीनों का कनेक्शन सीधी तरह से विक्टिम के साथ था। इधर एडवर्ड क्रू नाम का एक फॉरेनर भी होता है जो एक जर्नलिस्ट मतलब कि एक तरह का रिपोर्टर है। एडवर्ड बताता है कि वो जापान सिर्फ कुछ आर्ट वर्क्स को खरीदने जा रहा था और उसने इससे पहले विक्टिम को कभी नहीं देखा था। तो ये सुनकर वांग को कुछ याद आता है और वो फ्लैशबैक के थ्रू बताता है कि जिस वक्त वो ट्रैवल कर रहा था उस वक्त ओटाको के पास एक फोटो की नेगेटिव रील थी जिसे देखकर वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि अब मैं इस फोटो को कहीं पर भी महंगे दामों में बेच सकता हूँ। तो ओटाको के इस तरह चिल्लाने से वांग परेशान होकर उसे थोड़ा कम चिल्लाने को कहता है, पर ओटाको और भी चिल्लाने लगता है। वहीं दिखाया जाता है कि रॉन इस वक्त सो रहा था। तो ये सारी बातें सुनने के बाद लेडी ऑफिसर कहती है लेकिन उन्हें विक्टिम के पास से कोई नेगेटिव नहीं मिली। तो वांग कहता है जरूर वो उसे ले गया। फिर लेडी ऑफिसर आगे कहती है कि अगर हमें किलर को पकड़ना है तो सबसे पहले हमें आप चारों की कहानी जाननी होगी। तो अब सबसे पहले सुगुमी बताती है कि उसे अचानक से प्लेन में कुछ अजीब फील हो रहा था और इसलिए उसने एयर होस्टेस से दवाई मांगी थी। तो इसे सुनकर वांग कहता है हाँ मैंने भी देखा था। दरअसल मैं विक्टिम के शोर करने से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, इसलिए मैंने एक हेल्पर को ओटाको यानी उस विक्टिम के बारे में बताया था, पर उस वक्त तक वो शांति से सो रहा था। और उसी वक्त सुगुमी ने एयर होस्टेस को बुलाकर दवाई लाने को कहा था। तो इस पर सैरा बताती है लेकिन कुछ समय के बाद ओटाको वहाँ पर नहीं था। उस वक्त मैं सुगुमी के साथ थी और क्योंकि सुगुमी को अच्छा फील नहीं हो रहा था इसलिए मैंने उससे अपनी विंडो सीट एक्सचेंज की थी और जब एयर होस्टेस वहां आई तब वो सीट बदलने की वजह से दवाई देने में कंफ्यूज हो गई, पर हमने ये मामला संभाल लिया। तो ये सुनकर इन लोगों को लगता है कि जरूर मर्डर एयर होस्टेस की दवाई लाने से पहले हुआ होगा, पर सैरा कहती है नहीं, ओटाको उस वक्त तक जिंदा था। मुझे लगा था कि वो वॉशरूम में होगा इसलिए मैं वहां गई थी और मैंने जब दरवाजा नॉक किया तो ओटाको ने भी डोर नॉक करके मेरा जवाब दिया। तो इसके बाद शिनिची एंड्रू के पास जाता है। यहाँ एंड्रू से काफी ज्यादा सेंट की स्मेल आ रही थी और ये बात शिनिची रैन को बताता है, जिसके बाद वांग रॉन की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि जरूर किलर रॉन है। तो रॉन कहता है बकवास मत करो, मैं पूरे टाइम सो रहा था और वैसे भी सस्पेक्ट की लिस्ट में मैं नहीं हूँ। तो वांग बताता है मैंने जिस वक्त देखा था उस वक्त सुगुमी की सीट के पीछे वाली सीट खाली थी और वहाँ तुम नहीं थे। तो ये सुनकर शिनिची को कुछ पता चलता है। आगे किलर का पता लगाने के लिए ये सभी उन चारों पैसेंजर्स का लगेज चेक करती हैं, पर यहाँ इन्हें एक भी लगेज में किसी भी तरह का मर्डर वेपन नहीं मिलता। लेकिन तभी इन्हें रॉन के बैग में कई सारी दवाइयों के पैकेट्स मिलते हैं। रॉन बताता है कि वो इन स्लीपिंग पिल्स को नींद के लिए लेता है। अब इसी बीच शिनिची एंड्रू के पास जाता है और उसे पूछकर उसकी वॉच चेक करने लगता है। इधर शिनिची नोटिस करता है कि एंड्रू के हाथ में वो स्मेल गायब थी जो उसकी पूरी बॉडी से आ रही थी। इसके बाद ये लोग विक्टिम का लगेज चेक करने के लिए उसे उतारती हैं, पर यहाँ सुगुमी नर्वसनेस के कारण उसके लगेज को उतारने के लिए राइट की जगह लेफ्ट हैंड का यूज करती है। पर आगे इन्हें ओटाको के लगेज में कुछ खास नहीं मिलता। इसके बाद सारे सस्पेक्ट एक जगह जमा होते हैं। यहाँ वांग के अनुसार रॉन ने मर्डर किया था, क्योंकि जब उसने देखा था तब रॉन अपनी सीट से गायब था, जबकि सैरा और रॉन का कहना था कि वो पूरे टाइम पिछली वाली सीट में सोया हुआ था। अब सभी इस बारे में उस एयर होस्टेस से पूछने जाते हैं जो सुगुमी को दवाई देने गई थी, पर वो एयर होस्टेस बताती है कि जब वो दवाई का ऑर्डर लेने गई थी तब सुगुमी के साथ कोई और आदमी था जिसने खुद को ब्लैंकेट और मास्क से कवर कर रखा था। लेकिन जब वो वापस लौटी तब वो आदमी वहाँ नहीं था और सुगुमी के पीछे वाली सीट में रॉन सो रहा था। तो ये सुनने के बाद शिनिची उन चारों सस्पेक्ट के बीच वाली सीट में जाता है और इधर उसे ओटाको के नेगेटिव का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है।
इसके बाद शिनिची सभी सस्पेक्ट के पास जाता है और उनसे कहता है कि अब असली किलर का पता चल गया है। असल में जब सैरा ने वॉशरूम का दरवाजा नॉक किया था तब उस वक्त ओटाकू की डेड बॉडी के साथ उस वक्त जो आदमी वहां अंदर था उसने नॉक करके रिप्लाई किया था और असल में किलर का मकसद था ओटाकू के नेगेटिव को चुराकर भाग जाना। क्यों मैंने सही कहा ना मिस्टर एडवर्ड, वो इंसान आप ही थे। तो एडवर्ड कहता है हाँ। इसे सुन सभी लोग शॉक रह जाते हैं क्योंकि अभी तक एडवर्ड सिर्फ इंग्लिश में ही बात कर रहा था पर उसे जापानीज आती थी। एडवर्ड अपनी कहानी बताता है और कहता है कि जब ओटाकू वॉशरूम गया था तब मुझे लगा कि ये सबसे सही मौका है उसके साथ तस्वीर के बारे में बार्गेनिंग करने का, पर जब मैं वहाँ गया तब तक ओटाकू को किसी ने मार डाला था, पर मुझे सिर्फ उन नेगेटिव से मतलब था, इसलिए मैं उसे ओटाकू की पॉकेट में ढूंढने लगा। लेकिन तभी मुझे अपने सेंट के बारे में याद आया और इसलिए मैंने हैंड वॉश करके ओटाकू के पॉकेट को धो दिया क्योंकि वो सेंट उसके पॉकेट में आ गया था। तो एडवर्ड की बात सुनने के बाद शिनिची असली किलर को रिवील करता है और बताता है कि मर्डर सुगुमी ने किया था क्योंकि इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता था। शिनिची इस बात को एक्सप्लेन करता है और बताता है कि सुगुमी ने ये मर्डर एक पतली सी वायर से किया था और उस तरह का वायर सिर्फ एक लेडी ही अपने ब्रेस्ट अंडरवेयर में छिपा सकती है। जब ओटाकू वॉशरूम से बाहर निकला तभी सुगुमी वहां गई और ओटाकू को बेहोश करके उसे वापस वॉशरूम में लाकर अपने छिपाए गए वेपन से उस पर हमला किया और इसी बीच उस वायर से एक दूसरा निशान भी बन गया। आगे सुगुमी ने एक चाल चली, उसने ओटाकू के नेगेटिव को वॉशरूम में पड़े सीजर से काट कर टॉयलेट में फ्लश कर दिया ताकि लोगों को लगे कि किलर का मोटिव उस नेगेटिव को चुराना था। इसके बाद सुगुमी वापस आई। दरअसल उस वक्त सैरा सो रही थी। तब सुगुमी रॉन की सीट के पास गई और उसने रॉन के चेहरे को ढककर एयर होस्टेस को बुलाया। असल में उसे ये दिखाना था कि जब वो वॉशरूम गई थी तब तक ओटाकू जिंदा था और क्योंकि विक्टिम मरने से पहले सुगुमी के साथ बैठा था इसलिए मिस्टर वांग को लगा कि वही विक्टिम है और अब तक वो जिंदा है। आगे सुगुमी ने रॉन का फिर से गेटअप बदल दिया और सैरा के साथ आ गई। इसी इल्यूजन की वजह से जब हॉस्टेस दवाई लेकर आई तो वो कंफ्यूज हो गई। तो ये सुनकर सुगुमी रोने लगती है और बताती है कि उसने ओटाकू को क्यों मारा। असल में ओटाकू फेमस बनने के लिए किसी एक्सीडेंट की फोटो क्लिक करना चाहता था और इसलिए उसने एक बिल्डिंग में आग लगा दी थी। उस आग में कई लोगों की मौत हो गई थी जिसमें से एक सुगुमी का बड़ा भाई था जो उस अपार्टमेंट में रह रहा था। सुगुमी को पहले ये लगा था कि ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन फिर एक दिन ओटाकू से पूछने पर ओटाकू ने खुद ही कन्फेस किया कि वो आग उसी ने लगाई थी और उसे इसका कोई गम नहीं। तो इसी नफरत की वजह से सुगुमी ने उसका मर्डर किया। तो सुगुमी के फ्रेंड्स इस पर सिंपैथी जताती हैं और तभी हमें पता चलता है कि ये सब सिर्फ रैन का सपना था। असल में ये सारी एक साल पहले की घटना थी जो रैन को प्लेन में सफर करने के दौरान याद आ गई थी। आगे रैन शिनिची के साथ रास्ते में होती है और तभी वो शिनिची को एक बुकमार्क वाली लेडी के पास लाती है। दरअसल इस तरह के बुकमार्क से कपल्स के बीच गुड लक रहता है। तो शिनिची इस बात पर नहीं मानता, लेकिन फिर भी वो रैन की जिद करने पर वो उसे खरीदने को राजी हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आती है। रैन और शिनिची पहले उसे ही वो बुकमार्क खरीदने को कहते हैं, लेकिन वो छोटी बच्ची सारे बुकमार्क्स खरीद लेती है। आगे शिनिची और रैन स्टूडियो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें साकुरा नाम के एक एक्टर को दिखाया जाता है जो इस मूवी में मेन लीड प्ले कर रहा था। इधर साकुरा को एक धमकी भरा लेटर रिसीव हुआ था जिसे देखकर वो मोड़ देता है। यहाँ साकुरा की एक्स गर्लफ्रेंड फूमिको उसे समझाती है कि ये लेटर जरूर मिडोरी के फैन ने लिखा होगा। तब साकुरा कहता है लेकिन ये लेटर ड्रेसिंग रूम से मिला है जो काफी खतरनाक बात है। ऐसा कहकर साकुरा फूमिको को गले लगाता है और कहता है कि वो मिडोरी के साथ इसलिए रह रहा है क्योंकि उसे पब्लिसिटी की जरूरत है। अब वहीं पर अचानक से मिडोरी आ जाती है। मिडोरी का नेचर काफी एरोगेंट होता है
और वो उन दोनों को इस तरह से देखकर साकुरा से कहती है कि तुम्हें मेरा शुक्रगुजार रहना चाहिए जो मेरी वजह से तुम्हें ये रोल मिल रहा है। ऐसा कहकर वो चली जाती है, जिसके बाद फूमिको भी वहाँ से जाने लगती है। पर तभी शिनिची देखता है कि फूमिको ने कुछ गिरा दिया है। शिनिची वो चीज उन्हें वापस करता है और फूमिको थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे फिल्म स्टूडियो में उन दोनों से रैन के फादर मिस्टर माउरी मिलने आते हैं, जो प्रोफेशन से एक डिटेक्टिव हैं, लेकिन वो इस फिल्म में सामुराई का रोल प्ले कर रहे हैं। अब इधर हतोरी कुन और उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड काजुआ आ जाती है, जिन्होंने इन्हें यहाँ बुलाया था। शिनिची और हतुरो की बातों से पता चलता है कि यहाँ मिलने से पहले इन दोनों ने हाई स्कूल में एक केस सुलझाया था। और हाँ, हतोरी भी एक हाई स्कूल डिटेक्टिव है। आगे यहाँ पर फिल्म स्टूडियो के लोग आ जाते हैं। यहाँ मिडोरी फिल्म में साकुरा के साथ काम करने से मना कर देती है और साकुरा को मेन लीड से हटाने की बात करती है। तो इस पर फिल्म का एक जूनियर आर्टिस्ट कहता है कि हम मिडोरी को फिल्म से बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि मिडोरी की पॉपुलैरिटी की वजह से ये फिल्म चल सकती है। तो मिडोरी रूडली उस जूनियर आर्टिस्ट को अपनी सलाह अपने पास रखने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद शिनिची, हतोरी ये सब मिडोरी के बिहेवियर के बारे में बात करने लगते हैं। इधर काजुआ बताती है कि करियर की शुरुआत में मिडोरी ने साकुरा की काफी हेल्प की थी, पर अब उसके लिए वो प्रॉब्लम बन चुकी है। तभी मिस्टर माउरी बताते हैं कि उन्होंने एक मैगजीन में ये पढ़ा था कि साकुरा ने अपने चेहरे का इंश्योरेंस करवा रखा है। मतलब एक एक्टर का सबसे पसंदीदा हिस्सा उसका चेहरा होता है। आगे फिल्म का डायरेक्टर शूटिंग टल जाने से काफी गुस्सा होता है और अपना सारा गुस्सा अपने असिस्टेंट पर निकालता है। वहीं दूसरी तरफ वो जूनियर आर्टिस्ट भी मिडोरी की फोटो सीजर से फाड़ देता है। इसके बाद मूवी अगले सीन में शिफ्ट होती है, जहां पर फिल्म का डायरेक्टर सामुराई की फाइट सीन को शूट कर रहा था। इधर काजुआ तलवार में करंट देखती है, उसे समझ नहीं आता कि ये कैसे दिखाया गया। तो शिनिची बताता है कि उन तलवारों में एक इलेक्ट्रिक टूल फिट किया जाता है, जो जैसे ही दूसरी तलवार से टकराता है वैसे ही इलेक्ट्रिक स्पार्क निकलती हैं। आगे सभी सामुराई एक कमरे में जाते हैं, जहां पर काफी सारी धूल होती है, जिसके टच में आते ही अचानक तलवार से जोर का धमाका होता है और इससे साकुरा का चेहरा खराब हो जाता है। साथ ही हतोरी और माउरी जो साकुरा के साथ शूट कर रहे थे, उन्हें भी काफी चोट लगती है और उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है। आगे हॉस्पिटल में साकुरा को देखने मिडोरी और फूमिको आती है। इधर मिडोरी देखती है कि साकुरा फूमिको पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, इसलिए वो ये कहकर चली जाती है कि वो अब से इस फिल्म में काम नहीं करेगी। यहाँ शिनिची और रैन भी होती हैं, जो ये सब देख लेती हैं। आगे फिल्म स्टूडियो में एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है। इसे इधर फूमिको ने बुलाया था, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कोई साकुरा को जान से मारना चाहता है और ये साकुरा को लेटर लिखने वाला ही इंसान है। इधर वो इंस्पेक्टर शिनिची को देखकर पहचान जाता है कि वो एक डिटेक्टिव है। आगे ये दोनों उस जगह जाती हैं जहां वो बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ था। इधर फूमिको इंस्पेक्टर को बताती है कि असल में साकुरा फिल्मों में आने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा था और ऐसे में उसे मिडोरी का साथ मिला, लेकिन फिर मिडोरी इसे कुछ और समझने लगी और उसे प्यार करने लगी। पर असलियत पता चलने के बाद उसका सारा प्यार नफरत में बदल गया और अब वो साकुरा का करियर स्पॉइल करना चाहती है। तो फूमिको की ये सारी बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर इस बारे में सोचने लगता है कि आखिर स्टूडियो में इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ, जबकि इधर कोई फायर कैच करने वाली चीज ही नहीं है। तो शिनिची कहता है कि ये एक तरह से किया जा सकता है। असल में उस इंसान ने ये एक्सप्लोजन डस्ट की मदद से किया था। दरअसल जब डस्ट एक साथ कई जगह पर फैल जाती है और कैसे भी उसमें फायर का एक छोटा सा टुकड़ा आ जाता है, तो डस्ट उस आग को फैलाना शुरू करती है, जिस कारण से एक्सप्लोजन किया जा सकता है। असल में इस सीन के लिए कुछ राख के टुकड़ों को यूज किया जाने वाला था, ताकि आग लगने का खतरा ना हो, पर किसी ने राख को डस्ट से बदल दिया और इस तरह से धमाका हुआ। आगे फिल्म के डायरेक्टर को दिखाया जाता है, जो प्रोड्यूसर से इस बारे में बात करके अपने असिस्टेंट को मिडोरी को लाने भेजता है।
वहीं मिडोरी को उसके कैबिन में दिखाया जाता है, पर अचानक से मिडोरी से मिलने कोई आता है और उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर उस जगह पर पहुंचकर मिडोरी को आवाज लगाने लगता है, जिसके बाद वहां पर शिनिची और बाकी सब आ जाती हैं। असिस्टेंट इन लोगों को बताता है कि मिडोरी तब से दरवाजा नहीं खोल रही है और दरवाजा अंदर से लॉक्ड है। तो ये सुनने के बाद ये लोग उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि मिडोरी का किसी ने कत्ल कर दिया है और ये मर्डर बिल्कुल सुसाइड जैसा लग रहा था, क्योंकि अंदर से दरवाजा लॉक था और इधर किलर किसी विंडो से नहीं आ सकता था। यहाँ अंदर कोई छिपने की जगह भी नहीं थी, लेकिन तभी शिनिची मिडोरी के सॉक्स में कुछ नोटिस करता है जो एंड में रिवील होगा। आगे फिल्म स्टूडियो के सभी लोगों को बुलाया जाता है। यहाँ वो इंस्पेक्टर A to Z वही बात बताता है जो उसे शिनिची ने बताई थी। इंस्पेक्टर का मानना था कि मिडोरी ने सुसाइड किया है, पर शिनिची कहता है कि वो एक मर्डर था और वो इसे साबित करेगा। ऐसा कहकर शिनिची वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो रैन के साथ एक मार्केट में होता है। यहाँ जब एक आदमी मार्केट में एंटर करता है, तब एक पेंडुलम को देखकर शिनिची को कुछ समझ आता है। इसके बाद शिनिची रैन के साथ मिडोरी के कमरे में जाता है और रैन को ये मर्डर कैसे हुआ ये बताने ही वाला होता है कि तभी इन दोनों को एक मास्कमैन कहीं जाता हुआ दिखता है। ये दोनों उसका पीछा करते हैं और उसे फाइनली पकड़ लेती हैं, पर इस मास्क के पीछे मिस्टर मौर्य थे, जो बताती है कि एक्सप्लोजन से उनकी मूंछ खराब हो गई, इसलिए वो ये मास्क लगाकर घूम रहे हैं। वैसे भी एक एक्टर का चेहरा ही उसके लिए सब कुछ होता है। तो इसे सुन शिनिची साकुरा ने जो कॉस्ट्यूम एक्सप्लोजन के टाइम पहन रखा था और इधर साकुरा के जेब में से एक बुक मिलती है जो चल गई थी। इसे देख शिनिची कहता है कि अब सच्चाई रिवील करने का समय आ गया है। अब अगले दिन शिनिची सबको एक जगह बुलाता है और सबसे पहले वो टेक्निक बताता है जिससे किलर ने मिडोरी का मर्डर किया। असल में किलर मिडोरी से सबसे पहले मिलने आया, फिर उसने मिडोरी को मारकर उसे रस्सी से दरवाजे के पास में लटका दिया। फिर जिस लोहे से डोर लॉक होता है उसे मिडोरी के सॉक्स में किसी तरह से फंसाकर मिडोरी की बॉडी को पीछे की तरफ से खींचने लगा। फिर जब बॉडी किसी पेंडुलम की तरह आगे गई, तब किलर ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर जैसे ही मिडोरी की बॉडी वापस आकर दरवाजे से टकराई, तभी दरवाजे के लॉक का लोहा मिडोरी के पैर से फिसल कर नीचे फिट हो गया और इस तरह से किलर मर्डर करने के बाद दरवाजा अंदर से लॉक करने में कामयाब रहा। पर अब सवाल ये बचता है कि आखिर ये सब किसने किया। ऐसा कहकर शिनिची रिवील करता है कि असल में मिडोरी की किलर फूमिको है। तो इसे सुन फूमिको शॉक रह जाती है और शिनिची आगे कहता है कि मुझे साकुरा और आपके बीच के रिलेशनशिप के बारे में पहले से ही डाउट था, इसलिए मैंने कल रात को ही आप दोनों के बारे में पता किया, जिससे मुझे पता चला कि आप दोनों एक ही एक्टिंग स्कूल से थे। इसके अलावा उस दिन जो चीज आपके पास से गिरी थी वो एक कपल बुक मार्क था, जिसमें आपके साथ साकुरा का नाम लिखा हुआ था, मतलब आप अब भी साकुरा से प्यार करती थी। तो इसे सुन साकुरा कहता है कि क्या ये सच है? क्या तुमने ही मिडोरी को मारा है और मुझ पर हमला करने की कोशिश भी तुमने ही की? तो फूमिको कहती है हाँ, वो किलर मैं ही हूँ। ऐसा कहकर फूमिको अपनी कहानी बताने लगती है। वो बताती है कि वो और साकुरा एक ही एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग सीखते थे। इसी बीच इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन फिर साकुरा अपने फायदे के लिए मिडोरी की तरफ चला गया। इससे फूमिको को बहुत बुरा लगा और इसीलिए उसने ये सब करके मिडोरी को भी मार दिया, क्योंकि उसी ने उसके लवर को छीना था। तो इसके बाद पुलिस फूमिको को अपने साथ अरेस्ट कर ली जाती है। पर अभी शिनिची को ऐसा लग रहा था कि ये केस इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होना चाहिए। फिर शिनिची वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हतोरी उस एक्सीडेंट के बाद ठीक होकर वापस आता है, पर तभी उस पर कोई मास्कमैन हमला कर देता है और तभी शिनिची वहाँ आकर हतोरी के साथ उस मास्कमैन को पकड़ लेता है और ये दोनों रिवील करते हैं कि असली किलर साकुरा है। तो इसके पास साकुरा अपना फेस दिखाता है। तब शिनिची कहता है कि प्लान अच्छा था, पर मुझे तुम पर तभी शक हो गया था जब मैंने ड्रेसिंग रूम में तुम्हारी ड्रेस के पास एक जली हुई बुक देखी। दरअसल उस बुक के अंदर एक मेटल छिपा हुआ था। ये मेटल आग को आसानी से रोक सकती है। इसे तुमने अपनी ड्रेस में छिपा रखा था और जब एक्सप्लोजन हुआ
तब तुमने इससे अपना चेहरा ढक लिया। साथ ही तुमने कुछ चारकोल्स छिपा रखे थे जिसे तुमने अपने चेहरे में लगाया ताकि लोगों को लगे कि तुम्हारा चेहरा जल गया है। तो इसके बाद माओरी साकुरा का बैंडेज उतारता है और पता चलता है कि उसे कुछ नहीं हुआ, बस उसके चेहरे में हल्की सी चोट का निशान था। शिनिची बताता है कि साकुरा ने अपने चेहरे पर काफी लाखों का इंश्योरेंस करा रखा था। इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए उसके चेहरे पर एक हल्की सी चोट भी काफी थी, बस जरूरत थी एक ऐसे सिचुएशन क्रिएट करने की जिससे इंश्योरेंस ऑफिसर को ऐसा लगे कि ये सब एक एक्सीडेंट था। इसलिए साकुरा ने खुद को ही धमकी भरे लेटर्स लिखे जिससे लोगों को लगे कि वो एक्सप्लोजन उसके साथ किसी दूसरे ने किया है और यहाँ तक कि मिडोरी चैन का भी किलर साकुरा ही है। तो माओरी बताता है कि उसे तो साकुरा पर पहले से ही शक था, इसलिए वो सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था जो उसके खिलाफ एविडेंस का काम करेगा। आगे डिटेक्टिव हथौड़ी बताता है कि जिस तरह मिडोरी का मर्डर हुआ था उस तरह का मर्डर कोई ऐसा इंसान कर सकता है जो मिडोरी को आसानी से उठा सके और ये फुमिको के बस की बात नहीं थी। आगे शिनिची कहता है कि मिडोरी को तुमने इसलिए मारा क्योंकि उसने शुरुआत में तुम्हारी काफी हेल्प की, पर फिर बाद में वो तुम्हारी असलियत जानने के बाद तुम्हारे रास्ते का कांटा बन गई, इसलिए तुमने उसे हटा दिया। तो इसे सुन रैन और काजुआ कहती है कि तुमने दो लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। तो साकुरा कहता है कि मुझे उन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सुन शिनिची कहता है कि फुमिको तुम्हारे इस प्लान के बारे में जानती थी और इसलिए उसने पुलिस को भटकाने के लिए सारा इल्जाम खुद पर लिया। तो इसे सुनकर साकुरा को अपनी गलती का रियलाइज होता है और तभी पुलिस की गाड़ी आकर फुमिको को वापस छोड़ देती है क्योंकि वो बेकसूर थी। इधर फुमिको साकुरा के पास जाकर कहती है कि तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया, पर मैं अब भी तुम पर बिलीव करती हूँ। तो साकुरा रोने लगता है और फिर उसे पुलिस अरेस्ट कर ले जाती है। आगे फुमिको शिनिची को थैंक्स करती है, लेकिन माओरी जो पीछे पलटा हुआ था उसे ऐसा लगता है कि वो ये सब उससे कह रही है। इसके बाद फिल्म की शूटिंग रोक दी जाती है और अब हम रैन और शिनिची को देखती हैं। यहाँ रैन शिनिची को एक बुकमार्क गिफ्ट करती है जिसमें उनके नाम होते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, स्टूडियो में एक्सप्लोजन साकुरा ने किया था, वो भी इसलिए ताकि वो कंपनी से इंश्योरेंस के पैसे निकलवा सके, पर इसके लिए उसे एक ऐसे एक्सीडेंट की जरूरत थी जो कई लोगों के सामने हो और ऐसा साबित हो सके कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, पर उसका ये प्लान फेल हो जाता है। होप है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।